गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका भाई जयराम जय आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह क्लास 10th की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है और जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और इनके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या कह सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कहानी का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्यों रखा गया। क्या है आखिर इस कहानी में कि इस कहानी का शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दोस्तों, इस कहानी को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूँ, इसका जो प्रश्न है जो दे रखा है इनका भी हल मैं इसी चैनल पे करूँगा और इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम इनका सभी प्रश्न का हल करके भी आपको बताएंगे और समझाएंगे भी, और साथ ही आने वाले हिंदी का जो सीरीज़ है वह रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद लेखक के बारे में भी सारा चीज़ बताएंगे। आप बिल्कुल जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं। यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब इस युग में एक ऐसी बात जो शायद नहीं होना चाहिए समाज में, लेकिन फिर भी इस समाज में जातिवाद चल रहा है। और इस युग में जो युग तरक्की के उस रास्ते पर है और उस युग में जातिवाद की मानने वाले की लोग की कमी नहीं है। मतलब हम साफ स्पष्ट करें तो हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से दुनिया तेजी से आगे बढ़ रहा है चांद की ओर, उस हिसाब से ये जातिवाद एक छोटा सा शब्द है। क्योंकि आदमी जिस प्रकार से वृद्धि कर रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था उनका वृद्धि हो रहा है, उस प्रकार से जातिवाद शब्द बहुत छोटा है। और फिर भी इस युग में भी जातिवाद का कुछ न कुछ पोषक है, मानने वाले लोग हैं जो इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता लेकिन श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मतलब कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, जो लोग इनको समर्थन करता है जातिवाद का। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। दोस्तों, ये श्रम विभाजन अर्थात जाति प्रथा जो है, ये सिर्फ जाति प्रथा और श्रम विभाजन नहीं है, बल्कि ये श्रमिकों का भी विभाजन करता है। अब श्रमिकों का विभाजन का मतलब हो गया जो काम करने वाले लोग हैं उनका विभाजन। जैसे अगर हम छोटे शब्द में अगर कहें तो हम यह कह सकते हैं कि एक लोहार का लड़का लोहार का ही काम करेगा, न कि वह सुनार का काम कर सकता है। अर्थात चाहे वह उस काम में निपुण हो या ना हो, उस काम को वह उनको आता हो या नहीं आता हो, लेकिन फिर भी लोहार का लड़का लोहार का ही काम करेगा, सुनार का लड़का सुनार का ही काम करेगा, चाहे वह उसमें पारंगत हो अथवा न हो। इसे ही कहते हैं श्रमिक विभाजन रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों की अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। हमारे इस समाज में सिर्फ श्रम विभाजन की जो व्यथा है वह सिर्फ श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि उनको क्या करता है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। हम अगर तत्काल यह मान मिले कि जातिवाद चलो एक सही भी है, थोड़ा सा मान ले तो, लेकिन ये सही कब है, जब जातिवाद तक ही नहीं तब।
जब वह श्रमिक विभाजन होने लगता है और साथ में उनको छोटा नीचा, आप मान लेते हैं कोई, जैसे आप मान लेते हैं, अगर यहाँ हम छोटे शब्द का उपयोग करें, शॉर्ट में अगर बताना चाहें तो अगर हम यह कहें कि अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपने से नीचे, जैसे इधर हो गया, नाम हो गया, पासवान हो गया, इन लोगों को, या मुसहर हो गया, इन लोगों को वह छोटा समझता है, या हम कह सकते हैं तुच्छ समझता है बहुत। तो ये लोग ना इस समाज में, गलत मत समझिएगा फ्रेंड्स, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ना कि किसी को ठेस पहुँचाने के लिए या फिर किसी को नीचा दिखाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस मैं चाहता हूँ कि आप हर वह एक पॉइंट को अच्छे से समझें जो मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ। ठीक है ना। ऊंच नीच करार देती है, जो कि विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वह अपने पेशा मतलब होता है कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टि, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य की पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी सिद्धांत है हमारे समाज में जो अभी की अगर बात करें दोस्तों, ऐसा बहुत कम ही है, नहीं के बराबर कह सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ष पहले ऐसी घटनाएं मिलती थी, जब क्या कि जो सोनार का लड़का, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, जो सोनार का लड़का है वह सोनार का ही काम करेगा और जो लोहार का लड़का है वह लोहार का ही काम करेगा। मतलब जिनका पिता जो काम कर रहा है बेटा उसी काम को करेगा, चाहे वह उस काम में पारंगत हो अथवा न हो। ठीक है, या उस काम में उसको मन लगता हो चाहे नहीं लगता हो, काम वही करेगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। ये दूसरा दृष्टिकोण से माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, यह पहले से ही, अर्थात गर्भधारण से, यानी बच्चा जन्म नहीं लेता लेकिन उनका पेशा वह क्या करेगा वह निर्धारित कर दिया जाता है। यही है हमारे समाज की जाति प्रथा, श्रम विभाजन, श्रमिक विभाजन और एक दूसरे को नीच ऊंच करार देना, जो कि विश्व के किसी भी सभ्य समाज या विश्व के किसी भी समाज में ऐसा रोल नियम नहीं है जो हमारे समाज में है। और दोस्तों, ऐसे में हमारे समाज की बेरोजगारी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती ही रहेगी। चलिए हम इनको आगे समझते हैं। जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यही स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास व कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिनके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों, मैं इनको फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूं कि जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध भी देती है। मतलब जिनके पिता जो कर रहा है वही उनके बेटे को भी करने पड़ेंगे, भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, मतलब वह काम उपयुक्त हो अर्थात अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, लेकिन काम उनको उसी ही करना, वही काम करना पड़ेगा, दूसरा काम वह नहीं कर सकता। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में किस प्रकार से यह संसार की, मतलब दुनिया की जो अर्थव्यवस्था रहा, किस प्रकार से तुरंत बदला, वह सब जानते हैं, हम सब जानते हैं अच्छे तरीक़ा से। ठीक है ना, कि अगर मान लेते हैं
जो घर में बैठा था, जिनके पास नॉलेज था, वह घर में बैठ करके भी बहुत सारे काम कर लेते थे। और जो मजदूरी करना चाहता था, जो मजदूरी करते थे, वह हमेशा घर में ही बैठे रह जाते थे, क्योंकि वो मजदूरी करने के लिए कहीं बाहर जा नहीं सकते थे। ठीक है। और जिनको जिनको जो काम में मन लगता था, वह काम बिल्कुल फ्रीडम था, उनको स्वतंत्रता थी और वह आसानी से कर सकता था। ठीक है। प्रायः स्थिति आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा कोई क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पैतृक पेशा न हो। पैतृक मतलब पिता की, जो पिता काम कर रहे थे वही काम करना पड़ेगा। पिता अगर नहीं कर रहे तो वह काम उनके बेटे नहीं कर सकते हैं। ऐसा हिंदू समाज या हिंदू धर्म में ऐसे नियम हैं। भले ही वह उसमें पारंगत हो अथवा इस प्रकार पेशे परिवर्तन की अनुमति देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये जो है हम आपको अब ये समझाता हूँ कि आखिर ये जाति प्रथा बेरोजगारी के एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। फ्रेंड्स, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, अगर मान लेते हैं कि किसी काम को अगर नहीं करना चाहता है तो उनको उस काम को जबरदस्ती करवाना उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उनको जबरदस्ती वो काम लोड कर देंगे, थोप देंगे, तो हो सकता है उनको उस काम में मन ना लगे और वह काम में उसको अच्छा दिल ना लगे, या हम कह सकते वह काम उनको अच्छे से आता ना हो। तो इससे क्या होगा, उनकी मन नहीं लगेगा और जिस कारण से वह क्या करेगा, टालू काम करना शुरू कर देगा। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस प्रकार से क्या करेगा, वह धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगा तो जब वह कर ही नहीं पाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबों और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था वश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रसित कर टालो काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का न दिल लगता है और न ही दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती हैं। अब मैं समस्या से रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे। दोस्तों, लेखक कह रहा है कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। भातृत्व का अर्थ होता है दोस्तों भाईचारे। क्या यह ठीक नहीं है कि भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशील तो होनी ही चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधों हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं
लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज की सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। फ्रेंड्स, इस कहानी का सिंपल में सारांश यह है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जातिवाद के खिलाफ हैं। वह चाहते हैं कि हमारे समाज में जो जातिवाद चले आ रही है वह खत्म होना चाहिए, क्योंकि जातिवाद से किसी की भलाई नहीं हो सकता। जातिवाद हमें सिर्फ जातिवाद तक ही लिमिट नहीं रहता, वह हमारे समाज में श्रमिकों का भी विभाजन करता है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, श्रमिकों का विभाजन का मतलब होता है जो काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर करने वाले लोग हैं, उनका निर्धारण। अब ऐसा निर्धारण क्या कि जैसे मान लेते हैं कि कोई काम मान लेते हैं कि मजदूरी करता है, उनका पिता अगर मजदूरी करता है तो वह हमेशा मजदूरी ही करेगा, डॉक्टर इंजीनियर उनके बेटे नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार का जो भी काम होता है वह उनके जन्म से पहले, उनके बच्चे के जन्म से पहले उनका काम निर्धारण किया जाता है। वह सिर्फ जाति प्रथा श्रम विभाजन के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए सिर्फ जातिवाद और जाति प्रथा सिर्फ श्रम विभाजन तक ही नहीं है, बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करता है। और ये सबसे मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे समाज के लिए अस्वाभाविक सिद्धांत है, नियम है, जो नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ इससे न कि मानव जातिवाद या जाति प्रथा के साथ जुड़े रहते हैं, बल्कि वह एक दूसरे को ऊंच नीच भी करार देते हैं। किसी को छोटा किसी को बड़ा समझने लगते हैं। दोस्तों, सिर्फ जातिवाद या जाति प्रथा हम ये नहीं कह सकते हैं कि समाज के लिए आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक है, लेखक भी इन चीज़ों को मानता है, लेकिन आवश्यक तब है जब इनको वहीं तक सीमित किया जाए, जब उनको श्रमिकों विभाजन के रूप न लेने दिया जाए, तो यह ठीक है, अन्यथा यह सही नहीं है। कहने का मतलब, अगर ऐसा होता है, श्रमिकों का विभाजन होता है, तो हमारे देश में, हमारे राज्य में, हम जहां भी रहते हैं, हमारे समाज में, वहां बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण यही बना हुआ है। मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो बेरोजगारी और बेरोजगारी है वह जाति प्रथा से कैसे प्रभावित होता है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति जो काम करना चाहता है, अगर उनको वह काम करने ना दिया जाए और वह जो काम नहीं करना चाहता है, जबरदस्ती उस काम को उनके ऊपर थोपा जाएगा, तो वह काम मतलब विवशता पूर्वक करेगा। और जब विवशता पूर्वक करेगा तो वह उनका मनुष्य का जो दुर्भावना होगा वह उनसे ग्रसित हो जाएगा, और वह काम अरुचि समझकर सिर्फ विवशता पूर्वक करना चाहेगा। मनुष्य की दुर्भावना से ग्रसित रहकर वह सिर्फ उस काम को बहुत स्लो ही करेगा, या हम कह सकते हैं वह काम टालू काम करेगा। टालू काम का अर्थ यह हुआ कि हम उस काम को आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरह से वह क्या करेगा, धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत खराब होती चली जाएगी। उनका दिमाग उस कुशलता उस काम को करने के लिए पूरा राजी नहीं होगा, और इस प्रकार से वह आदमी क्या हो जाएंगे, हम यह कह सकते हैं कि वह आदमी धीरे धीरे उनकी प्रेरणा, रुचि, हानिकारक व आर्थिक रूप में क्या हो जाएगा, बदल जाएंगे। और इस प्रकार से वह क्या हो जाएंगे, परेशान होने लगेंगे, मतलब उनकी तनाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी समस्या हमारे समाज में आ सकता है, जिनमें लेखक हमें ये भी बताते हैं कि हम अगर अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, अगर अच्छे समाज की सपना देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि जाति प्रथा खत्म हो और हमारे समाज में एक भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए, तो उन्होंने लेखक ने बताता है कि मैं इस समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। जैसे जाति प्रथा आलोचना सुनकर मुझसे आप सभी प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आखिर जाति प्रथा हमारे समाज में ना हो तो एक आदर्श समाज के लिए एक आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह ठीक नहीं है क्या कि भ्रातृत्व मतलब भाईचारे के साथ हम लोग रहे? एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाने की प्रयास किया। भ्रातृत्व भी कैसा, एक दूध और पानी के मिश्रण की तरह अगर हम
दूध और पानी को एक साथ मिला देंगे तो फिर वापस अगर हम चाहेंगे दूध और पानी को अलग करना तो शायद संभव नहीं है। इस प्रकार से हमारे समाज में भ्रातृत्व प्रेम होना चाहिए, भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए, और कोई भी समाज में बदलाव होता है तो वह सबके लिए हो, ना कि किसी विशेष वर्ग के लिए होना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। हम इस कहानी को अच्छे से पढ़े हैं। आशा करते हैं आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।